Good morning, my dear friends. Hope you all are doing very well. Guys, welcome back to my channel A New Hope. Please to subscribe my channel. अगर आप चैनल पर न्यू हो तो please to subscribe and like and share the videos. Click on the bell icon to get the notification of new videos. Guys, today we are going to discuss about the most important part जो कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मेथडोलॉजी पार्ट सारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। आप डी ट्रिपल एस पी के बाद कहो, पीआरटी के बाद कहो, टीजीटी पीजीटी एनी पेपर रिलेटेड टू आपके टीचिंग जॉब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके सीटेट के लिए, ईएमआरएस के लिए, एनईटी के लिए, जो भी एग्जाम आप दे रही हो, आरईटी एंड यूपीटीईटी। सो गाइस, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज द पार्ट 1 जो कि है। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is or are the basic paradigms in classroom teaching? अगर हम कहें जो कि सबसे महत्वपूर्ण या गुरुत्वपूर्ण जो पैराडाइम्स है हमारे क्लासरूम टीचिंग के लिए, एक फॉर्मल टीचिंग के लिए, तो वो क्या क्या है यहाँ पर हमारा ऑप्शन से 4 ऑप्शन से आपको वो ऑप्शन से ही आंसर करनी है। जैसे कि ऑप्शन ए पे क्या है आपकी लर्निंग पैराडाइम, ऑप्शन बी में इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम, ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी जो कि हमारा लर्निंग पैराडाइम भी है, इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम भी है, ऑप्शन डी में क्या है आपकी इमोशनल पैराडाइम। जो कि आप जब भी क्लासरूम मैनेजमेंट टीचिंग के बाद पढ़ रही हो, देन यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड कि व्हाट इज द बेसिक पैराडाइम जो कि एक क्लासरूम टीचिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर सी एंड बोथ ए एंड बी जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। बोथ लर्निंग पैराडाइम एंड इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम आर इम्पोर्टेंट फॉर बेसिक क्लासरूम टीचिंग। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट टू बिकम ए गुड टीचर इज टू हैव एक टीचर के लिए अगर आप खुद को एक टीचर के पोजीशन पर रखें, एम्पैथेटिकली सोचे कि यस व्हाट शुड बी द गुड टीचर इन आवर आइज। हमारे आंखों में एक गुड टीचर का आइडोम या गुड टीचर का एक पिक्चर कैसे होने चाहिए, तो वहाँ से आपको डिराइव करना है जो मेरे लिए या सबके लिए गुड टीचर का कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होने हैं। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन में है, तो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यू शुड हैव टू फाइंड फास्ट put yourself as a teacher position, then you think about that what can be a good teacher characteristics, क्या हो सकती है गुड टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स, या हमारे आंखों में हमारा माइंड में क्या है गुड टीचर की आइडम क्या है, जो हमारा टीचर से जिसको हम आइडल टीचर या हमारा परफेक्ट टीचर मानते हैं, उनका कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे हमको अच्छा लगता है। देन यू कैन बी इट कैन बी इजी टू आंसर। देन हमारे ऑप्शंस में क्या है गुड पर्सनालिटी, नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट नॉलेज और होल्डिंग हाई डिग्री। गुड पर्सनालिटी का मतलब क्या है, एक दिखने वाले अच्छे हो, कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि अटैच बहुत अच्छे हो, ड्रेस कोड अच्छे हो उनका, प्रेजेंटेबल हो, वो है गुड पर्सनालिटी जो एक टीचर के पास होना चाहिए। एक गुड सबसे यहाँ पर ऑप्शंस में क्या हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है वो आपको बतानी है। ये तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है वो ज़रूरत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इनमें कौन सी है। फिर ऑप्शन नंबर बी में क्या है आपकी knowledge about controlling student। the word controlling is like a negative connotation यहाँ पर देते हैं। yes it can be said make student discipline more discipline, अगर वो है वो ठीक है, अधिक श्रृंखला में वो बने रहे स्टूडेंट अपने क्लासरूम में। तो नॉलेज अबाउट आपको आपके पास वो ज्ञान कौशल होने चाहिए जो कि स्टूडेंट को नियंत्रण कैसा किया जाए क्लासरूम टीचिंग में। तो ऑप्शन नंबर बी में ये ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है सब्जेक्ट नॉलेज जो कि विषय ज्ञान, या आपकी जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रही हो, या आपके एक इंग्लिश टीचर हो, आप एक लिटरेचर के सब्जेक्ट के टीचर हो, कोई भी सब्जेक्ट सोशल साइंस सब्जेक्ट के, साइंस मैथमेटिक्स कोई भी सब्जेक्ट भी टीचर हो सकती हो कोई, वो सब्जेक्ट नॉलेज आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है होल्डिंग हायर डिग्री, जैसे कि प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए सीटी जिसका ट्रेंड क्वालिफिकेशन है +2 मैट्रिकुलेशन प्लस +2 या ग्रेजुएशन, इतने ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि प्राइमरी टीचर्स के लिए
एक हायर सेकेंडरी या अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन है, जो कि हमारा ग्रेजुएशन या मैट्रिकुलेशन प्लस टू या इंटरमीडिएट प्लस ग्रेजुएशन जो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एंड उसका ट्रेंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बीएड और डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो रिलेटेड टू आपका एक होल्डिंग हैड है। उसके बाद अगर आपके पास डॉक्टरेट है, मास्टर्स है, और भी ज़्यादा और जो कि बीटेक करे कोई टेक्निकल एजुकेशन में, कोई भी प्रोफेशनल या हायर डिग्री जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो वो है एक गुड टीचर का क्वालिफिकेशन या फीचर्स। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में अच्छे तरीके से समझते हैं आपको। तो यू शुड हैव टू फाइंड विच वन इज द बेस्ट सुटेबल फॉर ए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट टू बिकम ए गुड टीचर। वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, सब्जेक्ट नॉलेज। क्यों, अगर आप पूछेंगे तो क्यों, यू शुड हैव टू क्वेश्चन टू योरसेल्फ व्हाई द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, देन इट विल बी इजी to remember to memorize all these things and you can reflect also these things। अगर हम कहें कोई एक गुड पर्सनालिटी हो, दिखने वाले अच्छे हो, प्रेजेंटेबल हो, अच्छा कपड़ा पहन कर आई हो स्कूल में, वो ठीक है, इट विल रियली प्रेजेंटेबल एज टीचर शुड बी। बट अगर हम एक सीक्वेंस में रखें वो चीज़ को, तो अगर उस टीचर के पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, ये 4 चीज़ होने के या ये 3 चीज़ अगर अलग जो चीज़ भी हो उसके पास, वो इम्पोर्टेंट इतने नहीं है in comparison to the subject knowledge। The first and foremost thing of a teacher's quality या इसकी good teacher का जो element है वो है कि सब्जेक्ट में कितना कमांड है, उनके सब्जेक्ट में कितना मास्टरी है, वो सब्जेक्ट में कितना नॉलेजेस है। दिस इज द थिंग व्हेन स्टूडेंट अट्रैक्टेड टू द टीचर, इट विल बी मोर easier the teacher to control the student। It is the good personality qualification and there is no need of holding a higher degree if the teacher is more comfortable and knowledgeable about the subject they are taught। okay, the most important thing is that subject knowledge। तो यहाँ पर option number C is the correct answer। I hope you do all understand why option number C is most important। then question number 3, which of the following statement is or are true। यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट है, आपको कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बतानी है। यहाँ पर बहुत बार ये क्वेश्चन में आते हैं कि which of the options or statement is not true। तो you should have to focus on is true or not true। The word not true is many person candidate misplaced। So then you answer the wrong questions, you answer the wrong, so it will be getting trouble in you। So first many examiner, your guide, professors are saying that please read twice a question। अगर आप क्वेश्चन में एक बहुत जो कि इंटेलिजेंट पर्सन ने कही थी कि द आंसर इज विद इन द क्वेश्चन, जो कि आंसर है हमारे वो क्वेश्चन में है, तो यू शुड हैव टू फास्ट रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। यहाँ पर सही क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है आपके टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट एंड साइंस। टीचिंग बोथ साइंस है एंड आर्ट भी है। एक टीचर्स कैन बी ट्रेंड ओनली, जो टीचर्स है वो ट्रेंड होने चाहिए, या टीचर्स आर बोर्न, टीचर्स जन्म लेती है, जैसे कि कोई जन्म से ही टीचर हो, वो ऑप्शन, या ऑल द अबव। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है वो सही है, तो आपको यहाँ पर चूज करनी है कौन सी ऑप्शन सही है। जो कि हमारा टीचर से फॉर्मल लेवल के टीचिंग के बात कहे या क्लासरूम के बात कहे, वो सिर्फ ट्रेंड होने चाहिए, कैन बी ट्रेंड ओनली, वो ऑप्शंस क्या है। टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट एंड साइंस, वो ऑप्शंस क्या है। टीचर्स आर बोर्न, आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कौन सी ऑप्शन सही है या कौन सी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि है टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। अगर यहाँ पर थी टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, वो गलत होती। अगर यहाँ पर थी टीचिंग इज जस्ट एन साइंस, वो भी गलत होती। तो टीचिंग दोनों ही चीज़ को मिलाती है, जैसे कि आर्ट भी है वो साइंस भी है। लेकिन टीचर्स कैन बी ट्रेंड ओनली, ये भी आप कह सकती हो, ये ऑप्शन क्यों गलत है। देखो, टीचर्स कैन बी ट्रेंड ओनली इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। टीचर्स इज वेल क्वालिफाइड, trained, subject knowledges and many more things are there for a characteristics of a teacher। Teacher cannot be only trained। okay, so option number B is not the only true options here। And teachers are not born, teachers are learned।
टीचर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर नॉलेजेस ड्यू टू द कोर्स ऑफ सोशलाइजेशन, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस। कभी टीचर जन्म नहीं लेता है, कोई जन्म से बच्चे से टीचर्स नहीं हो जाती है। ठीक है, देन ऑल ऑफ द अबव ऑल्सो ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ ए टीचर इज व्हाट। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। सबसे महत्वपूर्ण जो डिजायरेबल होते हैं, हम चाहते हैं कि ये क्वालिटी, ये स्किल टीचर के पास होने चाहिए, वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज। ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीट द कोर सिलेबस। ऑप्शन नंबर सी, कीप स्टूडेंट रिलैक्स व्हाइल टीचिंग। ऑप्शन नंबर डी, कीप हायर अथॉरिटीज इन्फॉर्म्ड ऑफ द क्लास एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर ए में क्या है आपकी, जो कि मोस्ट डिजायरेबल स्किल है? स्टूडेंट को, हमारा जो छात्र छात्री जो है, जो स्टूडेंट्स लर्नर्स है, उनको हम समझाएं हम क्या पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, हम क्या पढ़ाने चाहते हैं उनको, वो चीज़ अगर उनका समझ में नहीं आता है, वो ये ऑप्शन जो है हमारा मोस्ट क्वालिफाइड या डिजायरेबल स्किल है या नहीं है, वो आपको सोचना है। कंप्लीट द कोर्स सिलेबस, जो कोर्स सिलेबस में है सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देना है हमको, बाय हुक और क्रुक वो कोर्स सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे कि कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट का 100 डेज क्लासरूम एक्टिविटीज थी, बाय हुक और क्रुक आपको इतने सिलेबस 100 डेज में कंप्लीट करनी है। जैसे कि 280 डेज के लगभग पास ही आपको वो कोर्स कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन थी, लेकिन कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी कि 100 डेज में आपको कंप्लीट करना है कि जैसे ही तैसे। तो यहाँ पर क्या हुई, कंप्लीट द कोर्स सिलेबस, वो एक डिजायरेबल स्किल है टीचर की। या ऑप्शन नंबर सी में, कीप द स्टूडेंट रिलैक्स्ड व्हाइल टीचिंग, जब भी आप पढ़ा रही है स्टूडेंट का कोई स्ट्रेस ना दे, सिर्फ ध्यान में दे, रिलैक्स होकर आज यूजुअल आप पढ़ रही है। ऑप्शन नंबर डी, की फायर अथॉरिटी, जो हमारे हायर अथॉरिटी जो प्रिंसिपल्स हो या स्कूल कमिटी बोर्ड हो, उनको हम स्कूल एक्टिविटीज़, क्लासरूम एक्टिविटीज़ के बारे में हर दम खबर दे या बताए। तो यहाँ पर मोस्ट डिजायरेबल स्किल क्या है टीचर की, वो है ऑप्शन नंबर ए, मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से। जो टीचर पढ़ा रही है या कह रही है वो चीज़ अगर स्टूडेंट समझ जाए, दिस इज द बेस्ट डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ ए टीचर। अगर जो टीचर पढ़ा रहे हैं हमको कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहे, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए टीचिंग, कोई टीचिंग का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग, सबसे महत्वपूर्ण या गुरुत्वपूर्ण एलिमेंट क्या है टीचिंग की? ऑप्शन नंबर ए में है टीचर, ऑप्शन नंबर बी में है लर्नर, ऑप्शन नंबर सी में है एनवायरनमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी में है ऑल द अबव। यहाँ पर आपको बताना है सबसे महत्वपूर्ण जो भाग रहता है, जो हमारा बहुत सारे एलिमेंट को लेकर ही एक टीचिंग का प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट होता है। अगर एक छोड़ दे, अगर इनमें से कोई एक को छोड़ दे, वो कैसे हो सकती है या नहीं, तो यहाँ पर आपको बताइए मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट आपको बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार आपको आंसर देना है। तो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एलिमेंट, अगर इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि वहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट लर्नर्स लिखने पड़ती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट लर्नर नहीं है, वो सारे हैं, ठीक है, ऑल द अबव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, टीचर, लर्नर एंड द स्टडी एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, टीचर, लर्नर एंड एनवायरनमेंट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is the order of different levels of teaching? जो हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं, जैसे कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है जो कि सीक्वेंस ऑर्डर में है, एक ऑर्डर में है, जो कि स्टूडेंट या लर्नर के लिए मेमोरी लेवल, ऑप्शन नंबर क्या है, मेमोरी लेवल पहले आता है, देन अंडरस्टैंडिंग, देन रिफ्लेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल, देन रिफ्लेक्टिव लेवल। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस क्या लिए बतानी है, कौन से ऑर्डर सही है जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग का है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि मेमोरी लेवल हमारा फास्ट लेवल होते हैं, देन बिकम अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन कम रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पर मेमोरी लेवल and understanding level and reflective level is the order sequence of different level of teaching. So option number A is the correct answer. Then question number 7, which of the following is an independent variable in teaching learning process? वेरिएबल क्या होते हैं वो पहले जाने। कोई अगर रिसर्च के फील्ड में हो या नेट की प्रिपरेशन कर रही हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ वहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड भी है, क्योंकि आप एक हाई लेवल का एजुकेशन के लिए एग्ज़ाम दे रही हो तो वो वहाँ पर रिसर्च का एक पार्ट है। तो वो रिसर्च जो है वेरिएबल्स वो बहुत डिवाइडेड पार्ट है। तो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक विशेष से होते हैं, एक पार्ट होते हैं, एलिमेंट होते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है या डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है वो आपको जानिए। उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर आप अच्छी तरीके से दे सकती हो। अगर ये चीज़ सारे आपको एक इन डेप्थ डिस्कशन चाहिए तो यू कैन सर्च माई प्लेलिस्ट। आई ऑल्सो गिव दिस लिंक इन माई आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन। प्लीज टू फाइंड ऑल दिस वीडियो ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड में शायद 10 से भी ज़्यादा वीडियोज है, MCQs, उसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ आप वहाँ पर देख सकते हो। ये आपके लिए बहुत ईजी होगा आंसर करने के लिए। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन है? टीचर, लर्नर, स्कूल और गार्डियन। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक टीचर ही एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, which of the following reflects the nature of teaching? इनमें से कौन जो कि टीचिंग के नेचर को बताते, प्रकृति है शिक्षण की क्या? ऑप्शन नंबर ए में है आपकी इट इज एन आर्ट या टीचिंग इज एन आर्ट। ऑप्शन नंबर बी टीचिंग इज एन साइंस, इज ए साइंस। ऑप्शन नंबर सी इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ये बोथ आर्ट एंड साइंस है। और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है जो कि टीचिंग के नेचर को रिफ्लेक्ट करती है। तो हमने पहले से भी एक क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं, इस बार भी आप क्वेश्चन का आंसर मैं चाहती हूँ आप खुद दो, क्योंकि जो भी कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता या कोई डिफिकल्ट होता है, यू कैन कमेंट मी on my in this comment box of the video, then I will definitely try to attend all your doubts and try to clarify this also. तो यहाँ पर आपके टीचिंग का जो नेचर रिफ्लेक्ट कहाँ पर करती है वो होता है हमारे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। वो टीचिंग का जो प्रोसेस होते हैं वो बोथ एक आर्ट होते हैं एंड साइंस एज वेल, बोथ ही होती है। तो ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9, in context of dynamic teaching environment which of the following statement is true? हमारा जो डायनामिक टीचिंग एनवायरनमेंट है जो कि एक मॉडल एनवायरनमेंट है स्टूडेंट के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, वो क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पर है, आपको बतानी है इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है जो कि जो स्टेटमेंट दिया गया है कि डायनामिक टीचिंग एनवायरनमेंट के लिए। सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच वन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए है, दिस इज रिक्वायर्ड। टीचर इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टीचर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जहाँ पर के स्टूडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टीचर ऑप्शन नंबर बी में क्या है? टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। टीचर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड स्टूडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ऑप्शन नंबर बी में डी में क्या है? नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन आप बहुत बार एक ट्रिकी सीक्रेट है जो कि आंसर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक दो क्वेश्चन का सिमिलरिटी, अगर आप पहला क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन का कोई संबंध हो, इस बार अगर कोई कंफ्यूजन हो, इसीलिए आप वो क्वेश्चन को मार्क कर अगर सीबीटी में एग्जाम दे रहे हो मार्क कर रिव्यू ऑन मार्क कर छोड़ देना। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए वो कि उसके साथ रिलेटेड है, अगर उसका आंसर उसी का क्वेश्चन के साथ और ऑप्शन के साथ रिलेटेड है तो आप आराम से वो क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाओगे। तो वहाँ पर आप ज़्यादा हरी होकर वरीड होकर आंसर नहीं दे देना है कि जो भी कोई ऑप्शन आप चाहते हो नहीं देना है। एक बार रुक जाओ, रिव्यू एंड मार्क मार दो वो सीबीटी में,
दूसरे बार जो आप रीचेक कर रही हो उसी के समय आपको शायद वो आंसर मिल जाए। तो एक ट्रिक है जो कि आप सीबीटी के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में कर सकती हो। देन यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है आपकी, वो है टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10, which of the following methods should be used by each teacher। सारे टीचर, जो कि एक मॉडल मेथड है टीचिंग की, सारे टीचर उसी मेथड को फॉलो करने चाहिए या उचित है। तो यहाँ पर कौन सी मेथड या कौन सी चीज़ दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है आपकी एनालिटिकल सिंथेटिक, ऑप्शन नंबर बी में है आपकी कॉग्निटिव, ऑप्शन नंबर सी में आपकी ओनली एनालिटिकल, ऑप्शन नंबर डी में आपकी ओनली सिंथेटिक। तो आपको बतानी है कि सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इजी या सबसे यूजफुल जो कि इफेक्टिव टीचिंग मेथड है वो सारे टीचर्स को फॉलो करनी चाहिए, वो क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ए सही आंसर, जो कि है एनालिटिकल एंड सिंथेटिक मेथड ऑफ स्टडी, जो कि सारे टीचर्स को एक यूजफुल मेथड है फॉर टीचिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गाइस, टुडे we have this much of knowledge, that much of questions and answer. Please to note down if you want to, and please to subscribe my channel, share and like this video. Once again, thank you all for your support. I definitely try my best to complete all the syllabus in between. Don't worry and hurried about the exam date and everything else. Please focus on your study, ध्यान में देकर आप पढ़ाई करो, and wish you all the very best for your exam. Thank you so much. Please to subscribe my channel, share and like this video. Thank you. Have a nice day.